नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो जाति धर्म व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज में जन सरोकार के मुद्दे को उठाने का काम करता है, शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करता है। आज इसी कड़ी में आईपा की टीम ईश्वर शरण कॉलेज में मौजूद है, जो कि इलाहाबाद में है, और हमारे साथ यहाँ के युवा राजनेता और युवा छात्र नेता मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका आईपा के मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आप वर्तमान के शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? मेरा नाम नीरज प्रताप सिंह है और मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। वर्तमान में जो आपने क्वेश्चन किया शिक्षा को और शिक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को, जैसे शिक्षा पे कुछ चीज़ों का आधारभूत बदलाव तो हुआ है, लेकिन जो अभी सुब्रमण्यम कमेटी की बात थी कि शिक्षा पे जीडीपी का जो खर्च होना चाहिए वो उतना न्यूमेरिकल हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। और यूनिवर्सिटियों में जो इस समय की स्थिति है वो एकेडमिक्स के लेकर जो शिक्षक भर्ती होने वाली है वो एक इशू बना हुआ है। मुझे लगता है सरकार इस पे अभी एचआरडी मिनिस्टर ने एक नोट जारी किया है और इस पे देरी से काम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये उसका पेस वो वाइंड अप नहीं कर पा रहा है वो अभी भी। हमारे देश में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन हर जगह से बच्चे पढ़ते हैं, आज फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका मुख्य रीज़न क्या है? दरअसल हम जिस तरह से मतलब रोजगार को देखते हैं, ये पूरी उसका दृष्टिकोण, पूरा पर्सपेक्टिव ही गलत है। ये कोई कम्युनिस्ट स्टेट है नहीं। भारत एक डेमोक्रेसी है जिसपे मोड ऑफ प्रोडक्शन पे पब्लिक इंटरप्राइज हो जाएगा। दरअसल रोजगार को हमको देखने के लिए हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर दोनों हैं। नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू बना हुआ है, लेकिन अगर छात्रों को बात किया जाए अगर, तो छात्रों का सिर्फ एक ध्येय सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। और ये सवाल जो होता है कि छात्र या छात्र नेता या कोई भी छात्र संगठन से पूछने के लिए कि बस उसको शिक्षा और यूनिवर्सिटी उतने तक सीमित कर देना, ये एक मुझे लगता है कि उसके साथ मतलब गलती हो रही है। पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटाइज सेक्टर की ओर ले जाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महंगी होती जा रही है। आपको नहीं लगता इस देश के सभी इंसान के लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए? नहीं, देखिए, पूंजी को हम ऐसे इविल नहीं समझते हैं। अगर ये एक परसेप्शन कुछ लेफ्ट का है परसेप्शन कि हम लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हर गरीब तबका या हर इंसान और समाज के लिए एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रखती है, तो शिक्षा को क्यों फ्री नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ। जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लेफ्ट के हैं या लेफ्ट एसोसिएटेड हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका सवाल जो आपने कंस्ट्रक्ट किया वो सवाल एक लेफ्ट के डिस्कोर्स का हिस्सा है कि मतलब कि जो पूंजी है वो इविल है। ऐसा हम नहीं मानते हैं और ये डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय से भी लेकर आज तक, उस समय भी उनके दिमाग में था कि मतलब कि जो पूंजी है वो इविल नहीं है। कैपिटल जो होता है वो देश के कंस्ट्रक्शन में काम आ सकता है, लेकिन हाँ, इसको नियंत्रण करना चाहिए और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी अच्छे से नियंत्रण की ज़रूरत है। रोजगार सुलभ रूप से सबको उपलब्ध होनी चाहिए, ये नो डाउट ज़रूरी है, लेकिन आप अभी भी जो नीचे के तबका है जो सरकारी स्कूल्स हैं, मिडिल क्लास, वहाँ तक तो रोज़गार मतलब मुफ्त है, एक तरह से फ्री है। आगे नो डाउट की फ़ीस जो कमर्शियल कॉलेज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ये एफोर्डेबल कई जगह तो नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज को हम लोग शट डाउन कर दिया जाए, क्योंकि देश का जो पॉपुलेशन है और जिस तरह से वो बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये संभव ही नहीं है कि सरकारी कॉलेज में सीट लिमिटेड होती है। नहीं, ये संभव ही नहीं है कि सरकार सबको अपने सरकारी संस्थानों में कर पाए, अनलेस कि इसको पूरी तरह से आप कम्युनिस्ट स्टेट बना दें और मोड ऑफ प्रोडक्शन पे सब सरकार का हिस्सा हो जाए, फिर हमसे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले ली जाए। ये मतलब ये कल्पना ही मतलब एक तरह से अप्रासंगिक है कि सब प्राइवेट प्लेयर्स को हटा दिया जाए। हाँ, प्राइवेट
को नियंत्रण करना चाहिए और सरकार को उसको करना चाहिए। लेकिन मैं महंगी जो शिक्षा हो रही है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए। बिल्कुल। आप एक छात्र नेता हैं, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप एक छात्र नेता होने के नाते आप किस कदर देखते हैं यूनिवर्सिटीज और कैंपस की ज़रूरत क्या क्या है, शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी आ रही है कि यूनिवर्सिटीज और कैंपस की स्तर भारत में गिरते जा रही है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट, अगर आप मुझे छात्र नेता के तौर पे देखते तौर पे बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस देश की सोल है और इस देश की समस्याओं का एकमात्र निराकरण स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। वो इस तरह से है, अब ये आपको देश में जब तक आप व्यवस्था में नहीं बैठेंगे, आप उस दर्द को कैसे समझ पाएंगे? अगर इस मकान का सर्वेक्षण करना है तो आप किसी सिविल इंजीनियर को बुलाएंगे, क्योंकि उसको पढ़ा है, वो समझा है। इसी तरह अगर आपको किसी पेड़ों की बात करनी है तो किसी को बॉटनी के लोगों को बुलाएंगे, उसके साथ अध्ययन किया है। आप समझ लीजिए कि जब तक देश, आप शिक्षा को आइसोलेट, उसे ही मैं कह रहा हूँ कि आइसोलेट, जब तक हम व्यवस्था में नहीं जाएंगे तो वो पूरी चीज़ जो हॉरिजॉन्टल काइनेटिक्स इसकी बदलेगी नहीं। और दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसका पीछे का कारण क्या है? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चैलेंजर है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। पोस्ट मंडल के बाद आप देखिए, उसके बाद 2 दशकों से कोई ऐसा नहीं निकला है जन नेता स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कि जो आके इस तरह का लीड किया, चंद्रशेखर की जो लेगेसी रही हो और नेताओं की जो लेगेसी रही हो। ये इसलिए हुआ है क्योंकि लिंग 2 करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स को करप्ट कर दिया, लिंग 2 कमेटी लाई गई, छात्र संघ आज हर जगह बंद हो गए हैं। तो जब तक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, नेताओं के लड़कों को नेताओं बनाने की परियोजना चलेगी, तब तक आप फिर इस आइसोलेट करके शिक्षा की बात कर लीजिए और अन्य चीज़ों की बात कर लीजिए, क्योंकि वो तो जमीन से उठ के कोई जाने वाला है नहीं उस व्यवस्था में। मतलब परिवारवाद की राजनीति है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे हावी रहती है। परिवारवाद की राजनीति स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे हावी नहीं रहती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को करप्ट कर दिया गया है, इसको दबा दिया गया है, क्योंकि परिवार के नेता के लड़कों को नेता बनाना है, उनको मैग्नीफाइड करना है। और ये सिर्फ शिक्षा तक की बात नहीं है। जब वो लोग, ऐसे लोग, नकारे लोग चले जाएंगे जिनके पिता की लेगेसी से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, माता की लेगेसी से राजनीति कर रहे हैं, खानदान की लेगेसी से राजनीति कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद पूरी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? हर चीज सफर करेगी। आपसे अगर मैं 3 सुझाव मांगूं कि आप शिक्षा व्यवस्था को, भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सके, आप छात्र नेता हैं, तो आप अपने सुझाव किस कदर रखेंगे? देखिए, पहली बात कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन जितने भी बंद हैं वो उसको खुलने चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स को सीखना, ये जनतंत्र का टूल है, जनतंत्र की ट्रेनिंग वो लेता है वहाँ पे। पहली बात, इससे हमारा डेमोक्रेसी मजबूत होगा, शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन निरंकुश हो जाता है तो उसके ऊपर कौन लोग हैं? वो तो, अगर आप ऊपर बात करेंगे तो वो तो उसी लूप के लोग हैं ना जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। एक कोई प्रेशर ग्रुप होने चाहिए। अगर आज आईएएस एसोसिएशन हो सकता है, पीसी एसोसिएशन हो सकता है, ठेला रिक्शा के एसोसिएशन हो सकता है। आईपा वही मंच है, आईपा हर जगह हर तबके के लोगों से मिलती है, स्टूडेंट हो, फार्मर्स हो, हर जगह जाती है, हर लोगों के सवाल को उठाती है। आज हम छात्रों के बीच भी इसीलिए खड़े हैं। आप लोगों के मूलभूत समस्याएं क्या है? आप कैंपस में रहते हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं, किन चीज़ों से आप सफ़र करते हैं? और दूसरी चीज़ है कि हमारे कैरिकुलम में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड, जिस तरह से देश, पूरी दुनिया बदल रही है, उसके साथ अपडेट करने के लिए इससे कैरिकुलम्स को चेंज करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो शिक्षा का व्यापारीकरण पे आप एक बात हो रही थी, उसको रेगुलाइज करना चाहिए। आज के ज़माने में जो कोचिंग संस्थाएं खुल रही हैं और हम कोचिंग लेने जा रहे हैं, उनको गवर्न करने के लिए अभी भी सरकारी तंत्र के पास कोई बॉडी नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई फॉर्मलाइज रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो उसको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ छात्रों का शोषण हो रहा है। आज वो वहाँ पे टैक्स का ड्रेनेज भी हो रहा है और तमाम तरह की शोषण हो रही है। तो उसके लिए एक पूरी, मतलब संसद में बहस करके, विधानसभा में बहस करके एक पूरी तरह से एक रूल और रेगुलेशन फॉर्म करनी चाहिए, ताकि उनको गवर्न कर सके छात्रों का। क्योंकि छात्र अपने शिक्षा लेने के लिए वो कोचिंगों में जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और वहाँ पे वो शोषण के हिस्सा होते हैं। उनकी फीसें लगातार इस तरह से बढ़ी जा रही है, उस पर कोई रेगुलेशन ही नहीं है। इसके खिलाफ सरकार को कुछ बिल पास करना चाहिए, कुछ कार्रवाई। हाँ, इसके खिलाफ सरकारों को करनी चाहिए और विपक्ष को भी इसका मुद्दा उठाना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य सिंह नाम है। सर्वप्रथम मैं तो आईपा को धन्यवाद दूंगा कि अपने माध्यम से हमारे 2 शब्दों को आप सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा
विस्तृत और बहुत ज़्यादा बृहद रूप में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। मेरा बस शिक्षा के संक्षेप में बस इतना ही कहना है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण से बहुत दुखित हूँ और आरक्षण में मैं सर्वप्रथम तो ए क्लास की नौकरियों में दुखित हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ए क्लास की नौकरियाँ हैं, उनमें आरक्षण रूपी ज़हर को हटा दिया जाए सर्वप्रथम। क्योंकि जो हमारा ए क्लास की नौकरी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं या बड़ी-बड़ी आईआईटीज़ या नीट के बड़े डॉक्टर्स या बड़े प्रोफेसर या एचओडी जो बनते हैं, वहाँ पर क्या होता है जब हम आरक्षण रूपी ज़हर के शिकार हो जाते हैं तो लोग जो उस लायक हैं, वो वहाँ ना पहुँचकर कम ज्ञान और कम अनुभव वाले लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो आरक्षण का मदद लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और आईआईटी होते हैं जो देश के गवर्निंग बॉडी होते हैं। बिल्कुल। और उसी में एक कड़ी आती है शिक्षा के माध्यम की। तो अगर आरक्षण रूपी ज़हर के साथ कोई अच्छा टीचर या शिक्षक पहुँचता है, मैं मानता हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि सभी लोग नहीं वैसे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो उस लायक हैं लेकिन उस स्टेज के लायक नहीं हैं जो 12वीं तक को पढ़ा सकते हैं। हो सकता है उनके पास वो अनुभव ना हो कि वो हमारे विश्वविद्यालयों को जो है गाइड करें। मतलब आरक्षण की भी एक क्राइटेरिया, एक पैमाना सेट कर दिया जाए। मैं आरक्षण के विरोध में भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आरक्षण दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जो उस लायक नहीं पढ़ सकते हैं, जो जिनके घर में अभाव है, आरक्षण दिया जाए, एक पैमाने के तहत दिया जाए, सबको एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए, क्राइटेरिया सेट किया जाए। मैं इस सरकार की ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा खुशी हूँ बस, लेकिन मैं किसी भी सरकार के हित में नहीं हूँ। सरकार कोई भी हो, शिक्षा को प्रभाव में लाए, शिक्षा को आगे बढ़ाए। आपका क्या नाम है भैया? अभिषेक कुमार सिंह। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अभी वर्तमान में आप किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं विधि तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, LLB। मेरा आपसे ये सवाल है कि भारत का शिक्षा स्तर जो इतना नीचे गिरता जा रहा है, इसको आप किन वजह मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था गिरे है, उनको एक लोगों को जिम्मेदारी या कॉलेज प्रशासन को, या इसमें टीचरों का भी दोष है, सरकार का भी दोष है, कहीं ना कहीं प्रशासन पूरा संक्षेप में अपनी बातों को जल्दी जल्दी रखिएगा, समय का अभाव है हमारे पास। जी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमी है। ठीक है, यहाँ से जो भी पहले यहाँ कॉलेजों की स्टूडेंट और मतलब जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग बुलाई जाती है और बैठक किया जाता है कि कॉलेजों में क्या है। यूजीसी ने गाइडलाइन मांगा है कि हम लोगों के कॉलेजों में क्या इनोवेशन किया जा सकता है। उसमें कई चीज़ें, मतलब या तो टीचर यूजीसी ने जो गाइडलाइन मांगा है, क्या उसमें छात्रों की भी सहमति है? छात्र अपने ओपिनियन उसमें रख रहे हैं कि सिर्फ कॉलेज के गवर्निंग बॉडी है, प्रोफेसर्स हैं, VC है, वो लिख के दे दिया और चला गया? नहीं, इसमें तो होती है मनमानी होती है जब यहाँ तो छात्र संघ का ही चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ छात्रों का मतलब कोई माध्यम नहीं है अपनी आवाज़ रखने का। छात्रों को प्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति कोई नहीं है कि जो VC के पास या अपने सब मुद्दों को रखे। प्रिंसिपल सर हो गए, चाहे प्रबंधक महोदय, उनके पास नहीं है। ये एक छात्र संगठन के माध्यम से हम लोग अलग से यूजीसी को भेजते हैं। और एक के साथ मैं भी एक मुद्दा उठाना जो छात्रों की आम समस्याएं बनी है, सरकार को इस पर भी आप आईपा के मंच पे कह सकते हैं सरकार से। ये तो मैं कहूँगा कि यहाँ रूम कंट्रोल एक्ट की एक समस्या है। छात्र जो रहते हैं यहाँ, बहुत से छात्र हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ के प्राइवेट हॉस्टल मतलब और डेलीगेसियों में रहते हैं, तो उनका तो कोई रेंट नहीं है, समझ रहे हैं। उनका पहले हुआ था कि यहाँ के जो भी पूर्व छात्र नेता रहे थे, चुनाव भी लड़े, जीते, लेकिन उन्होंने आज तक रूम कंट्रोल एक्ट की आवाज़ नहीं उठाया। कई लोगों ने कहा था, क्योंकि यहाँ के मकान मालिक मनमाने तरीके से कोई 3500 लेता है, 4000 लेता है 10 बाई 8 के कमरे का। तो ये बताइए, छात्रों का एक तरह का शोषण होता है। एक तो घर परिवार से आए हैं इतना दूर सीखने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, उसके बाद भी एक तो कॉलेज प्रशासन है जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का तो धाक जमाता ही है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि छात्र एकजुट रहें और बाहर से मतलब वहाँ पे थोड़ा सरकार का इसके कंट्रोल एक्ट के माध्यम से थोड़ा वो भी कंट्रोल कर दे, और बाकी छात्र संघ को भी बहाली कर, जिससे छात्रों को जो भी कमियाँ आ रही हैं, जो भी छात्र चाहते हैं क्या सुधार किया जा सके, मुद्दे उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आईपा के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आईपा की भी धन्यवाद हम लोग को बाइट लेने के और छात्रों को मुद्दों को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ईश्वर शरण कॉलेज के कुछ युवा छात्र नेता और कुछ छात्र जो वर्तमान के शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने उन्होंने विचार रखा। ऐसे ही आईपा के साथ बने रहिए।